हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट की दो क्लासेस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारे के सारे एकदम से क्लियर होंगे। अगर वो क्लियर है तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखो, कभी भी अगर हम लोगों को दो या दो से ज्यादा नंबर्स दे रखे हों और उन नंबर्स के केस में हम लोगों को एक नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया हो, ठीक है, अगर हम लोगों को दो या दो से ज्यादा नंबर्स दे रखे हैं और हम लोगों को एक नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब आप लॉजिकली देखिए कि जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है ना, वो नंबर बेसिकली छोटा होगा दिए गए नंबर से या फिर दिए गए नंबर से बड़ा निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को दो या दो से ज्यादा नंबर्स दे रखे हों और लॉजिकली देखने पर जो नंबर हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है वो एक छोटा नंबर होगा, तो ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, फैक्टर पर फोकस करिए। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आमतौर पे एक छोटा नंबर होता है दिए गए नंबर से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो भाई जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है वो दिए गए नंबर से बड़ा निकलने वाला है। तो ऐसे केस में हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है आमतौर पे एक बड़ा नंबर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सारे के सारे नंबर्स से। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में होगा क्या भाई, अगर आप लोगों को ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए किसी क्वेश्चन में जैसे कि मैक्सिमम, हाईएस्ट, बिगेस्ट और लार्जेस्ट, तो 99% केसेस में तो मान के चलो कि जब ये वर्ड्स हम लोगों को दिखेंगे तो केस किसका होगा? एचसीएफ का होगा। अगर आप लोगों को मिनिमम, लीस्ट या स्मॉलेस्ट जैसा वर्ड देखने को मिल रहा है तो ऐसे केस में एलसीएम हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, तो हमेशा लेकिन इन वर्ड्स को फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है। बस इतना सोच लीजिए कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, अगर वो छोटा नंबर है तो भैया एचसीएफ का केस है, और जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है अगर वो बड़ा नंबर निकलने वाला है तो उस केस में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Then what is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक परेड में 32 आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं और इन बैंड के मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स चल रहे हैं एक कंटिजेंट के। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलेंगे। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, या फिर कह लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए। तो क्लियरली देखो हम लोगों को यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या? मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम आ गया तो इसका मतलब केस किसका है? एचसीएफ का। अगर इसको लॉजिकली भी समझोगे ना तो भाई 616 मेंबर्स हैं कंटिजेंट के और 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरीके के अरेंजमेंट में कितने हो सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कहने का मतलब है कि देखो अरेंजमेंट कैसा होगा, पहले इस बात को समझो। यहाँ पे देखो आगे आगे कौन चलेगा? आगे आगे चलेंगे बैंड के मेंबर्स। तो चलिए इस तरीके का हम लोगों ने अरेंजमेंट बना लिया और इनके पीछे मार्च करने वाले हैं कौन? कंटिजेंट के मेंबर्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो कंटिजेंट के मेंबर्स इनके पीछे मार्च करने वाले हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना भाई। हम लोगों को फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो इनको मानो कॉलम्स, इनको अगर आप कॉलम कह रहे हो तो आप ये फाइंड करने वाले हो कि जो लीड करेंगे बेसिकली वो कितने मेंबर्स लीड करेंगे, यानी कि कितने मेंबर्स आगे आगे चलने वाले हैं इस तरीके के अरेंजमेंट में। अब आगे चलने वाले मेंबर्स अगर हम लोगों को निकालने हैं तो भैया यहाँ पे कितने मेंबर्स है? कुल मिलाकर 32 मेंबर्स है और यहाँ पे 616 मेंबर्स हैं। तो क्या 32 या 616 से ज्यादा मेंबर्स आगे चल सकते हैं? अरे भाई जब है ही 32 मेंबर्स यहाँ पे तो इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा बेसिकली वो एक छोटा नंबर होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए केस किसका हुआ? एचसीएफ का केस हुआ। तो लॉजिकली हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस को समझ के करना है। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। एचसीएफ निकालना इन दो दिए गए नंबर्स का। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 616। इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो 616 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा, नहीं जाएगा तो 0, 2 8 जा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 154, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। अब किससे डिवाइड होगा? 7 से 11 टाइम्स, और 11 प्राइम नंबर है तो 11 से ही डिवाइड होने वाला है।
इसका मतलब 2 क्योंकि कितने बार है 3 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 7 एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, तो 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। अब नंबर है 32 का, तो 32 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, फिर से 2 से करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से 1 टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। हमें क्या चाहिए भाई, दो दिए गए नंबर्स का एचसीएफ हम लोगों को चाहिए। तो जब हम लोगों को एचसीएफ निकालना है 616, 32 का, तो एचसीएफ के केस में क्या देखते हैं हम लोग, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है भाई, कॉमन प्राइम फैक्टर है 2। और जब कॉमन प्राइम फैक्टर दिख जाए तो उस कॉमन प्राइम फैक्टर में जो छोटी पावर वाला होता है वही एचसीएफ होता है। तो भाई यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है, तो छोटी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 3। तो ये हुआ एचसीएफ। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर कह लो जो लीड करने वाले मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, 8 मेंबर्स होंगे, जिससे कि 8 मेंबर्स होने से ये 32 भी एडजस्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, और 616 भी पीछे एडजस्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से इवनली। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है, क्वेश्चन समझ आ गया है, तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक स्पोर्ट्स फील्ड है और इस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। दो लोग हैं, सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। सोनिया इस स्पोर्ट्स फील्ड का जो चक्कर लगाती है वो 18 मिनट्स में लगाती है, जबकि रवि इसी स्पोर्ट्स फील्ड का चक्कर 12 मिनट्स में लगा देता है। सपोज ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है, एक ही टाइम पर स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो बताइए कितने मिनट्स के बाद में दोनों सेम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई ये है सर्कुलर फील्ड, ठीक है, और यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं, कौन कौन, सोनिया और रवि। ये दोनों लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। भाई सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसको लगते हैं 18 मिनट्स, जबकि रवि को लगते हैं इसका चक्कर लगाने में 15 मिनट्स। करेक्ट है। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट्स, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट्स। अब जरा सोचो, जब ये दोनों इस पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगाना शुरू करें, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि चक्कर लगाने के बाद में ये दोनों 18 या 12 मिनट से कम टाइम के अंदर मीट कर जाए? अरे भाई सोनिया को लगता ही 18 मिनट्स है, ठीक है, सोनिया को क्योंकि लगते ही 18 मिनट्स हैं, तो क्या उससे पहले पॉसिबल है कि वो इस पॉइंट पर आ जाए? नहीं ना। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो बेसिकली इन दिए गए नंबर से बड़ा होने वाला है, और बड़ा होने वाला है तो केस किसका हुआ भाई, केस हुआ एलसीएम का, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकली सोचना है आपको कि भाई जो हम लोगों को नंबर फाइंड करना है वो बेसिकली बड़ा नंबर होगा या फिर छोटा नंबर होने वाला है। छोटा नंबर होता तो फिर एचसीएफ का केस होता, और यहाँ इस केस में क्योंकि इन दिए गए नंबर से बड़ा नंबर होगा यानी कि इस टाइम से ज्यादा टाइम लगने वाला चक्कर लगाने में, तो फिर केस हुआ एलसीएम का। निकालते हैं भाई एलसीएम। तो पहला नंबर हम लोगों को दे रखा है 18, 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइज कर लो। 18 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, और फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। दूसरा नंबर क्या है, 12 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 12 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों दिए गए नंबर्स का एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 18, 12। देखो एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के केस में हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर वाला फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2, 3 यहाँ भी और 2, 3 यहाँ भी है। तो 2 के केस में देखो बड़ी पावर वाला फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 2, तो इसको लिखो यहाँ पे 2 की पावर 2। 3 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 3 की पावर 2 है, तो इनटू में लिख दो 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 9 4 जा हो गया 36 मिनट्स,
ठीक है, तो इसका मतलब कितनी देर के बाद में या कितने मिनट्स के बाद में दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, तो भाई 36 मिनट्स के बाद में दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें दिया है हम लोगों को अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सरकमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो एक सर्कुलर फील्ड है और इसकी सरकमफेरेंस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 360 किलोमीटर। थ्री साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर and can cycle 48, 60 and 72 किलोमीटर a day round the field. When will they meet again? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर फील्ड है, तो फिगर में हम लोगों ने इसको सर्कुलर फील्ड कंसीडर किया है। ठीक है, और इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ कितनी है, 360 किलोमीटर है। अब तीन साइक्लिस्ट है, पहला जो साइक्लिस्ट है वो 48 किलोमीटर साइकिल चला लेता है एक दिन में, जबकि दूसरा साइक्लिस्ट 60 किलोमीटर साइकिल चलाता है एक दिन के अंदर, और तीसरा साइक्लिस्ट 72 किलोमीटर साइकिल चलाता है एक दिन के अंदर। तो बताइए जब वो एक साथ एक पॉइंट से स्टार्ट करें तो एक साथ वो तीनों कितने टाइम के बाद में या कब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम लोगों को यहाँ से कुछ चीज मिलने वाली है? भाई हम लोगों को फाइन क्या करना है, हम लोगों को फाइन करना है टाइम, कितने टाइम के बाद में उस तीनों साइक्लिस्ट एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब हम लोग को टाइम फाइंड करना है तो भैया टाइम का ही एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे हम लोग। भाई हम लोगों को अगर टाइम फाइंड करना होता है तो टाइम का ही एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो क्या टाइम से रिलेटेड इन नंबर्स का कोई रोल है? अभी तो नहीं है ना। भाई ये क्या है, स्पीड है ना कि टाइम है। 60 किलोमीटर अ डे बेसिकली क्या है, स्पीड है। इसका मतलब अगर टाइम फाइंड करना है ना तो ये नंबर हमारे लिए अभी काम के नहीं है। अगर हम लोगों को टाइम फाइंड करना है तो एचसीएफ या एलसीएम जो भी केस होगा वो अभी देखेंगे क्या केस होगा, जो भी केस होगा उस केस में हम लोगों को चाहिए क्या, टाइम चाहिए। ठीक है, तो पहले निकालते हैं भाई टाइम। तो ये तो स्पीड दे रखी है हम लोगों को साइक्लिस्ट की, लिखते हैं भाई सो द स्पीड ऑफ द फर्स्ट साइक्लिस्ट इक्वल टू 48 किलोमीटर पर डे। तो पहला जो साइक्लिस्ट है वो कितने स्पीड से चलता है, 48 किलोमीटर पर डे की स्पीड से चलता है। वहीं जब हम लोग सेकंड साइक्लिस्ट की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर डे है। और जब हम लोग थर्ड साइक्लिस्ट की बात करें तो ये चलता है 72 किलोमीटर पर डे। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है भाई, इसका सरकमफेरेंस कितना है, 360 किलोमीटर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस, एक चक्कर लगाने में भाई 360 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का मतलब 360 किलोमीटर। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि पहले साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, दूसरे साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा, और तीसरे साइक्लिस्ट को इसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, सो therefore the time taken by the first cyclist इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है भाई 360, स्पीड कितनी है 48। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, चलिए यहां पर कर लेते हैं। 48 से डिवाइड करेंगे हम लोग 360 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 7 टाइम्स। 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28 और 5 33 हो गया। अब बचा कितना, यहाँ से तो मिला 4 और यहाँ से रह जाएगा 2। ठीक है, अब डेसिमल लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ा सकते हो, सीधे सीधे कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम्स, तो ये बन गया 240। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हो आप 7.5 डेज। ठीक है, अब दूसरे साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगने वाला है, तो डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स, 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड साइक्लिस्ट के केस में हम लोग देखें तो थर्ड साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 360 और इसकी स्पीड कितनी है 72। जब 72 से इसको डिवाइड करें तो क्या निकल आएगा, 5 डेज निकल आएगा। तो यहां तक चीजें समझ आ गई। अब हम लोगों ने देखो क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि भाई जो फर्स्ट साइक्लिस्ट है उसको कितना टाइम लगेगा, 7.5 डेज लगेंगे। 7 साइक्लिस्ट को लगेगा 6 डेज, थर्ड साइक्लिस्ट को लगेंगे 5 डेज,
और हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें तो डेज ही निकालना है। अब जरा सोचो, क्या अब इस क्वेश्चन में और अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कोई फर्क है? भाई यहाँ भी हम लोगों को क्या दे रखा था, यहाँ भी हम लोगों को दे रखा था कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगते हैं। तो बताइए कितने टाइम के बाद में वो दोनों मीट कर जाएंगे? तो क्या निकाला हम लोगों ने, कितने टाइम के बाद मीट करेंगे? तो इन दिए गए टाइम से ज्यादा टाइम में मीट करेंगे, मतलब एलसीएम निकाला। ठीक है, तो अब चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो भाई हम लोगों को यही फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद में वो सारे के सारे मीट करेंगे। तो बेसिकली क्या निकालने की जरूरत है, हम लोगों को एलसीएम निकालने की जरूरत है। किसका, टाइम का। तो अब हम लोगों ने टाइम तो निकाल लिया ना, लेकिन यहां पर जो टाइम है ना वो डेसिमल में आ रहा है। तो कभी भी अगर एचसीएफ और एलसीएम का केस हो, नंबर डेसिमल या फ्रैक्शन में हो तो उनको अवॉइड करो। ठीक है, उनको किसी ऐसी यूनिट्स में चेंज कर दो जिससे कि डेसिमल या फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेज को भाई चेंज कर रहे हैं किस में, आवर्स में। तो 7.5 डेज को अगर हम लोग आवर्स में चेंज करेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई करना है, और 24 का मल्टीप्लाई 7.5 में करेंगे तो 5 4 जा 25, 2 जा 10 और 12 हो गया। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 0 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, डेसिमल की एक डिजिट। इसका मतलब कितना आ गया, 180 आवर्स। अब 6 डेज को चेंज करना है किसमें, आवर्स में। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 24 में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, कितना आ गया, 144 निकल कर आ जाता है। तो 144 आवर्स निकल कर आ गया। 5 को चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 120 आवर्स निकल कर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखो सबको किसमें चेंज कर लिया, सबको चेंज कर लिया हम लोगों ने आवर्स में। ठीक है, तो अब क्या निकालने की जरूरत है भाई, इन सारे के सारे दिए गए नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम फाइंड करने की जरूरत है। क्योंकि जरा सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर फर्स्ट साइक्लिस्ट को 180 आवर्स लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, दूसरे को 144 आवर्स लगते हैं, तीसरे को 120 आवर्स लगते हैं। तो जब ये वाला साइक्लिस्ट 180 आवर्स में एक चक्कर लगाता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 180 आवर्स से कम टाइम के अंदर तीनों साइक्लिस्ट चक्कर लगा सके? नहीं ना। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है बेसिकली वो इनसे बड़ा नंबर होने वाला है, और बड़ा नंबर होने वाला है तो केस किसका हुआ, एलसीएम का केस हुआ। ठीक है, अब निकालते हैं भाई एलसीएम। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। 180 को कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज, यहाँ पे 144 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और यहाँ पर 120 को फैक्टराइज करेंगे। तो 180 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 144 को करना है, वैसे तो 12 का स्क्वायर होता है, चलिए फिर भी आपको दिखा देता हूँ। 144 है, 2 से करेंगे तो 72 टाइम्स, 2 से करेंगे 36 आ जाएगा, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 120 को करना है तो 120 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 60 टाइम्स, 2 से फिर 30 टाइम्स, 2 से फिर 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब ले लीजिए भाई तीनों नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 180, 144, 120। एलसीएम के केस में क्या करते हैं भाई, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर वाला फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो भाई 2 है एक प्राइम नंबर, और इस प्राइम नंबर के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 है। 3 जो प्राइम नंबर है इसमें बड़ी पावर वाला फैक्टर है 3 की पावर 2, और 5 के केस में दोनों जगह 5 की पावर 1 है, तो यही छोटा बड़ा है। ठीक है, अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 9, और 5 की पावर 1 का मतलब, ठीक है, 5 हो गया। अब 16 से 80, 80 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 72, यानी कि 720 आवर्स। और 720 आवर को अगर हम लोग डेज में चेंज करें तो 720 आवर्स को अगर हम लोग डेज में चेंज करेंगे तो 24 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 तिया 72, फिर एक 0 है, 0 लगा दो। सो दिस बिकम्स व्हाट, 30 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों साइक्लिस्ट इस स्पीड से इस सर्कुलर फील्ड का चक्कर लगाते हैं तो तीनों के तीनों साइक्लिस्ट एक ही पॉइंट पर कितने दिनों के बाद में मिलेंगे, 30 डेज के बाद में मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी चीज समझ आ गई होगी कि जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं ना,
तो जो भी चीज फाइंड करनी होती है तो बेसिकली उन्हीं चीजों का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम का ही एचसीएफ एलसीएम होगा, स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड का ही एचसीएफ और एलसीएम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. Then what is the greatest possible length of each plank? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 3 टिम्बर्स हैं, पहले की जो लेंथ है वो 42 मीटर है, दूसरे की लेंथ 49 मीटर है और तीसरे की लेंथ है 63 मीटर। ठीक है, अब इन तीनों टिम्बर्स को प्लैंक्स में डिवाइड करना है, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस इनमें से बना देने हैं। तो हम लोगों को फाइंड करना है, और ये जो पीसेस है ना भाई वो सेम लेंथ के होने चाहिए। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि भाई इनमें से वो पीसेस बनने हैं, सेम साइज के बनने हैं, तो सबसे बड़े साइज का पीस क्या बनाया जा सकता है आउट ऑफ ऑल दीज टिम्बर्स। भाई इन टिम्बर्स में से सबसे बड़े साइज का, सबसे बड़ी लेंथ का पीस क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी। तो भाई क्लियरली यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिख रहा है ना, ग्रेटेस्ट जैसे ही दिख रहा है तो केस समझ आ गया ना, केस किसका है, एचसीएफ का केस है। अदरवाइज इसको लॉजिकली भी देखें तो पहले टिम्बर की लेंथ है 42 मीटर, दूसरे की 49 मीटर है और तीसरे की 63 मीटर है। तो जब इसकी 63 मीटर है तो क्या इससे बड़ा पीस इसमें से निकाला जा सकता है काट के? नहीं ना। इसका मतलब केस किस नंबर का हुआ, छोटा या बड़ा? छोटे नंबर का होगा, और छोटे नंबर का केस है तो इसका मतलब एचसीएफ का केस हुआ। ठीक है, तो लॉजिकली भी हम लोग समझते चलेंगे, अदरवाइज इन वर्ड्स को देख के भी काफी हद तक चीजें समझी जा सकती है। राइट, तो जब हम लोगों को मैक्सिमम लेंथ का प्लैंक फाइंड करना है तो तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने की जरूरत है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। जो 3 नंबर्स हैं उनमें पहला है 42, दूसरा है 49, तीसरा है 63। प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 62 को फैक्टराइज करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 49 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 7 की पावर 2 मिलेगा यहाँ से। 63 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 9 7 63 होते हैं, तो 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का, 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर का। देखो लेंथ का निकाल रहे हैं, एचसीएफ तो लेंथ ही निकल कर आएगी। ठीक है, पीछे अभी डिस्कस किया था ये चीज हम लोगों ने। अब एचसीएफ के केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ के केस में हम लोग देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 3 है, 2 है और 7 है। यहाँ पे सिर्फ 7 है और यहाँ पे 3 और 7 है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 7 है। और जब हम लोगों को कॉमन प्राइम फैक्टर दिख जाता है तो एचसीएफ के केस में छोटी पावर वाला फैक्टर लेते हैं। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1। छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 7 की पावर 1 है। ठीक है, इसका मतलब 7 की पावर 1 का मतलब हुआ 7 मीटर। तो इन तीनों टिम्बर में से भाई अगर हम लोगों को मैक्सिमम साइज की प्लैंक कट करनी है तो हर एक प्लैंक का साइज कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि कंप्लीटली कट हो जाए और कोई भी लकड़ी वेस्ट ना बचे। आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 36। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 36। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, पहला वाला जो है ना, ये हम लोगों से कह रहा है कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर जो कि 5 डिजिट का हो वो फाइंड करिए, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किस किस से, 12 से, 15 से और 36 से। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 5 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करिए जो कि एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक केस समझ आ गया भाई। यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, तो आप इन वर्ड से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है, जरा समझना। बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यानी कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हम लोगों को फाइंड करना है जो कि डिवाइड हो जाएगा इन दिए गए नंबर से। तो अगर इन दिए गए नंबर से जो रिक्वायर्ड नंबर है वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, इन दिए गए नंबर से बड़ा नंबर होगा। तो जब वो बड़ा नंबर होगा तो केस किसका हुआ, केस हुआ भाई एलसीएम का। आई थिंक क्लियर है बात। यहाँ हम लोगों को दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब हम लोगों को फाइंड करना है 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए इन दिए गए 3 नंबर से। तो भाई इन दिए गए 3 नंबर से जो रिक्वायर्ड नंबर है अगर वो डिवाइड होगा तो जाहिर है इन नंबर से बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब ये भी केस किसका हुआ, ये भी केस हुआ एलसीएम का। ठीक है, तो आई थिंक कहानी समझ आ रही है। अब एलसीएम और एलसीएम के केसेस है दोनों, तो अब इसको करना शुरू करते हैं। शुरू कहां से करते हैं भाई, यहां से करें। हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए ना 5 डिजिट्स का, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 5 डिजिट्स का। लिखो
सो the greatest number of 5 digits क्या होगा? अगर हम लोगों को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो क्या होगा? क्या करिए, 9 को लिख दो कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा निकालना है ना अगर हम लोगों को 5 डिजिट का नंबर, तो क्या करिए, 1 लिखिए। 5 डिजिट का लिखना है तो 1, एक डिजिट तो ये हो गई, 4 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो ये है सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर और ये है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोगों को अगर सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर चाहिए जो कि इन सारे के सारे नंबर से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि वो सबसे छोटा नंबर क्या है जो इन डिजिट से डिवाइड होता है। तो इन डिजिट से डिवाइड हो जाने वाला नंबर क्या होगा? इन डिजिट्स का एलसीएम होगा। तो भाई इन डिजिट से डिवाइड हो जाने वाला सबसे छोटा नंबर पहले तो फाइंड कर लो। तो इन डिजिट्स का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना है किसका? 12 का और 15 का, और तीसरा नंबर है 36। जब इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग निकाल रहे हैं दिए गए तीनों नंबर्स का एलसीएम, और एलसीएम के केस में क्या करते हैं भाई, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, उन प्राइम फैक्टर्स में जो बड़ी पावर वाला फैक्टर है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो पहला प्राइम फैक्टर हम लोगों को 2 देखने को मिल रहा है, तो छोटी बड़ी यही है पावर, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो लिख दिया आपने 2 की पावर 2। 3 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है? 3 की पावर 2 है, और 5 के केस में छोटा बड़ा यही है, अकेला है, तो यही होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, और इनटू में आ गया क्या? 5। अब 4 5 जा 20, और 20 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब 180 सबसे छोटा नंबर है, 180 सबसे छोटा नंबर है जो इन दिए गए तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर चाहिए, ये तो 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकल के आया जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। अब अगर हम लोगों को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना, तो क्या करो, 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करो किससे? 180 से। अगर डिवाइड करेंगे तो जो चलो डिवाइड करते हैं तब मैं समझाता हूं इसको। तो आप क्या करोगे, 5 डिजिट वाला जो नंबर है ना, इसको डिवाइड करो किससे? 180 से। तो 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स? 18 पंजे 90, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना? 99, ऊपर से फिर 9 आ गया, फिर से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स तो कितना हुआ? 900, फिर से 99 बच गया, और ऊपर से हम लोगों ने 9 नीचे ले लिया। अब कितने टाइम्स? फिर से 5 टाइम्स 900 आ गया, फिर से क्या बचा? 99। अब जरा ध्यान से समझना भाई, हम लोगों ने 180 से इस नंबर को डिवाइड किया, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 99। रिमाइंडर कितना है? 99। अच्छा, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर 4 है, अगर हम लोग इससे 14 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 4 3 जा 12, बचेगा कितना? 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब होता है अगर रिमाइंडर बचता है ना, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो दिया गया नंबर है यहाँ पे, यानी कि जो 14 है वो 4 के थर्ड मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। रिमाइंडर बचेगा तभी जब हम लोग एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मल्टीपल ना हो, राइट? तो समझ आया? तो 14 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आता है तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर 14 है वो बेसिकली 4 के थर्ड मल्टीपल से, या थर्ड फोर्थ मैटर नहीं करता है, वो 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो अगर हम लोग इस 14 में से जितना ज्यादा है ना इसको माइनस कर दें तो एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 4 का मल्टीपल मिल जाएगा, राइट? तो यहां पे देखिए जो ये नंबर है ना 99,999, ये 180 के 555th मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 99 यूनिट्स ज्यादा है। तो अगर इस नंबर में से हम लोग ये माइनस कर दें तो एग्जैक्टली हमें क्या मिल जाएगा? 180 का मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया 180 का मल्टीपल अगर कोई भी नंबर है, और क्योंकि 180 खुद इन सारे के सारे नंबर्स का मल्टीपल है, ठीक है, तो अगर उस नंबर को 180 डिवाइड करेगा तो क्योंकि 180 को इस सारे के सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं
तो उस नंबर को भी ये सारे के सारे नंबर्स डिवाइड करेंगे। आई थिंक कहानी समझ आ गई है, ठीक है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, इसमें से किसको माइनस कर दो, 99 को माइनस कर दो, तो 99999 में से 99 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9990, 99,900 क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट्स का, जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहले पार्ट का हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 5 डिजिट्स का जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करोगे भाई, तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां तक तो एज इट इज करोगे, यहां तक करने के बाद में अब क्या करोगे, अब इसको डिवाइड करोगे 180 से, क्योंकि अब हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 5 डिजिट का जो कि एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अब डिवीजन परफॉर्म करो और इस नंबर को डिवाइड करो किससे, 180 से। तो कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, और 5 टाइम्स करेंगे तो 900 आ गया। 1000 में से 900 माइनस करेंगे तो 100, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 5 टाइम्स, ये हो गया 900, और इस बार क्या बचा, इस बार फिर से 100 बच गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे रिमाइंडर है 100, यहाँ पे रिमाइंडर 100 है। तो भाई अगर हम लोग 10,000 को 180 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 रिमाइंडर आ रहा है, तो फिर इस केस में ये क्या कन्वे कर रहा है, ये कन्वे कर रहा है कि जो नंबर 10,000 है, जो नंबर 10,000 है वो 180 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो अब अगर हम लोग इस नंबर में से इसको माइनस कर दें, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्टली हम लोगों को मल्टीपल मिल जाएगा किसका, 180 का। लेकिन होगा क्या कि जब आप 10,000 पे इसको माइनस करोगे तो जो नंबर निकल के आएगा ना वो 5 डिजिट का नहीं बचेगा, वो बचेगा 4 डिजिट का। तो बेसिकली वो जो बचेगा ना 4 डिजिट का नंबर, वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल है। और हमें तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए ना जो कि इन नंबर से डिविजिबल हो, तो क्या करो, 180 को और प्लस कर दो, ठीक है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, आप क्या करिए, 10,000 है, इसमें से माइनस करो 100 को, तो जैसे ही माइनस करोगे नो डाउट वो 180 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो फिर 5 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, वो 4 का हो जाएगा। तो इसमें क्या करिए भाई, हम लोगों को तो अगला मल्टीपल चाहिए ना, क्योंकि जो नंबर निकल के आएगा ना बेसिकली वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, और हमें चाहिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो इसका मतलब 180 का अगला मल्टीपल चाहिए। और अगला मल्टीपल कैसे निकाल सकते हो, देखो किसी भी नंबर के मल्टीपल होने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 के मल्टीपल लिखो, तो आप लिखोगे पहला क्या, 8, दूसरा लिखना है ना, तो क्या करिए इसमें 8 प्लस कर दो, 16 हो गया। अगला मल्टीपल चाहिए तो 16 में फिर से 8 प्लस कर दो, कितना आ गया, 24। तो मल्टीपल ऐसे भी तो निकाले जाते हैं ना। तो भाई यहाँ पे जो नंबर निकलेगा नो डाउट वो 180 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन यहाँ पे निकलेगा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और हम लोगों को चाहिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो क्या करिए, इसके अगले वाला ही मल्टीपल होगा, और अगला मल्टीपल चाहिए होता है जिस भी नंबर का, तो बस क्या करिए, नंबर को प्लस कर दीजिए जिसका भी मल्टीपल चाहिए। तो 180 हम लोगों ने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको और इसको प्लस कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 10180, और इसमें से 100 को कर रहे हो आप माइनस, या पहले माइनस कर लो उसके बाद में 180 प्लस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, यहां से मिल जाएगा हम लोगों को 10080 एंड दैट इज द आंसर। इसका मतलब ये जो नंबर है ना 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 12 से, 15 से और 36 से। तो आई थिंक दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्लियर है तो भाई अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर्ड नंबर, find the least square number which is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20। तो हम लोगों को एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो डिविजिबल होने का मतलब जिसको कि डिवाइड कर सकते हैं, किससे, इन सारे के सारे नंबर से। और अगर हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है जिसको कि डिवाइड किया जा सकता है, तो बेसिकली हम लोगों को बड़ा नंबर फाइंड करना है, यानी कि मल्टीपल फाइंड करना है। तो केस किसका हुआ, केस हुआ भाई एलसीएम का। तो भाई पहले तो ये फाइंड करो, देखो दो पार्ट है यहाँ पे, हम लोगों को लीस्ट स्क्वायर्ड नंबर फाइंड करना है,
ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर वर्ड पे अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले ये फाइंड करो कि इन दिए गए नंबर से वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर होगा जो कि डिविजिबल है। तो भाई इन दिए गए नंबर से वो छोटे से छोटा नंबर जो डिविजिबल होगा वो इन सारे के सारे नंबर्स का एलसीएम होने वाला है। तो आप क्या करो, इन सारे के सारे नंबर्स का पहले निकालो एलसीएम। तो भाई निकालते हैं एलसीएम। पहला नंबर 6 है, दूसरा क्या है 9 है, तीसरा नंबर 15 है और चौथा नंबर 20 है। प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2। 15 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 20 को करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। निकाल दीजिए एलसीएम इन सारे के सारे नंबर्स का। तो जब इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालें तो भाई जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनमें बड़ी पावर वाले फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते जाओ। तो 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 है और 5 है। तो 2 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर है 2 की पावर 2। 3 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर हुआ 3 की पावर 2। 5 के केस में छोटा बड़ा यही है, मतलब 5 की पावर 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, ये बन गया 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 4 5 जा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो कि इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकता है वो क्या है, 180 है। अब आते हैं इस बात पे, क्या जो 180 नंबर है वो लीस्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये लीस्ट स्क्वायर नंबर है? अच्छा, स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर नंबर का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं भाई? पहला होता है 1, दूसरा होता है 4, तीसरा होता है क्या भाई, तीसरा होता है 9, चौथा 16। ऐसे ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, जब उनको प्राइम फैक्टराइज करें, जैसे इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इंटू 2। जब इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 मिलेगा। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, अगर उन नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, हमेशा वो पेयर में होते हैं, हमेशा वो पेयर में होते हैं, तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं। तो अब इस 180 को चेक करो, क्या इसके प्राइम फैक्टर्स पेयर में है? अगर हाँ तब तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो 180 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो बेसिकली यही तो प्राइम फैक्टर्स है 180 को, इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके 180 लेके आए हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 का पेयर बना है। 3 की पावर 2 है, सॉरी 3 की पावर 2 है, मतलब 3 का भी पेयर बना है। यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 5 का पेयर नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए भाई 5 का भी पेयर बनना पड़ेगा, इसका 5 का भी पेयर बनेगा, तभी नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो भाई किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे एक 5 और आना चाहिए ना, और आने का मतलब क्या है कि इनटू में 5 होना चाहिए। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि इन सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह दो, तो टू गेट अ लीस्ट लिखो फिर, टू गेट द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर we have to multiply 180 by 5, so the required number equal to 180 into 5, और 180 into 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900। सो दैट इज द आंसर। तो देखिए क्या होगा, वो नंबर जो कि एग्जैक्टली इन सबसे डिवाइड हो जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और इनसे डिविजिबल भी है वो 900 है। ठीक है, आई थिंक कहानी समझ आ गई है, यहाँ तक समझ आ गई है। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें दिया है हम लोगों को 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. Then how many stacks will be there? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, किस किस की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और साइंस की। इंग्लिश की बुक्स कितनी है, 336 है, मैथमेटिक्स की कितनी है, 240 है, साइंस की कितनी है, 96 बुक्स है। चलिए लिख लेते हैं एक बार। सो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स
कितनी है 336। बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स अगर हम लोग देखें तो मैथ्स की बुक दे रखी है हम लोगों को 240 और तीसरा सब्जेक्ट क्या है साइंस है। तो नंबर ऑफ साइंस बुक्स कितनी है ये है 96। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 96। अब हमें क्या करना है भाई इन सारी की सारी बुक्स के स्टैक्स तैयार करने हैं। अच्छा स्टैक्स का मतलब क्या है आसानी के लिए ना आप बंडल्स कह लो ठीक है। तो हम लोगों को बंडल्स तैयार करने हैं और ये बंडल्स होंगे सब्जेक्ट वाइज करेक्ट है। और हर एक बंडल की जो हाइट होगी वो बेसिकली कैसी होगी सेम होगी करेक्ट है। तो हर एक बंडल की हाइट सेम होनी है और इनको सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना है। सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने का मतलब है कि अगर किसी बंडल के अंदर इंग्लिश की बुक्स है तो उसमें सिर्फ इंग्लिश की होंगी, मैथ्स की है तो उसमें सिर्फ मैथ्स की होंगी और साइंस की है तो उसमें सिर्फ साइंस की ही बुक्स होंगी। तो बताइए इस तरीके का अगर हम लोगों को अरेंजमेंट करना है तो ऐसे कितने बंडल्स तैयार होंगे करेक्ट है। तो हमें क्या निकालना है हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ स्टैक्स। अच्छा नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालने की जरूरत होगी भाई अगर नंबर ऑफ स्टैक्स हम लोगों को चाहिए यानी कि कितने बंडल्स ऑल टुगेदर बनाए जाएंगे तीनों तरीके की बुक्स को अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेना कि हर एक बंडल में कितनी कितनी बुक्स होंगी, हर एक बंडल में कितनी कितनी बुक्स होंगी। तो भाई अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि हर एक बंडल में कितनी कितनी बुक्स होंगी तो जरा सोचो इंग्लिश की बुक्स कितनी है 336 है, मैथ्स की कितनी है 240 है, साइंस की कितनी है 96 है। तो अगर हर एक बंडल में हम लोगों को बुक्स को अरेंज करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी बंडल में 336 बुक्स से ज्यादा हो जाए। अरे भाई यहाँ पे तो साइंस की है ही कितनी बुक्स 96 बुक्स हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 336 बुक्स के बंडल तैयार किए जा सके सब्जेक्ट वाइज, नहीं ना। इसका मतलब ये केस किसका हुआ HCF का केस हुआ। और HCF किसका निकाल रहे हो नंबर ऑफ बुक्स का निकाल रहे हो। तो भैया वहां से मिलेगा क्या हम लोगों को नंबर ऑफ बुक्स ही मिलेंगी लेकिन हर एक स्टैक के अंदर करेक्ट है। अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि हर एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी तो क्या करें इन नंबर ऑफ बुक्स का हम लोग निकालते हैं HCF। तो भाई निकालते हैं पहला नंबर 336 है इसको फैक्टराइज करेंगे, दूसरा नंबर है 240 और तीसरा नंबर है 96। प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 336 को प्राइम फैक्टराइज करें 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। 2 से फिर से डिवाइड कर दें तो 8 और ये 4 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 2 से फिर से हो जाएगा 21। अब किससे होगा 3 से 7 टाइम्स और फिर 7 से 1 टाइम होगा। तो 2 कितनी बार मिल रहा है 4 टाइम्स मिल रहा है तो इसको लिखोगे 2 की पावर 4। 3 है एक बार और 7 भी एक ही बार है तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 240। 240 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 से किया तो 120, 2 से करोगे तो 60, अगेन 2 से करेंगे देन 30, 2 से करने पे मिलेगा 15, 3 से होगा 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 3 कितनी बार है एक ही बार है और साथ में कौन है 5 5 की पावर 1। तीसरा नंबर है 96 इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 2 4 जा 8 2 8 जा 16। 2 से करने पर 24, 2 से करने पर मिला 12, 2 से करने पर मिलेगा 6, फिर 2 से 3 टाइम्स देन 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब तीनों नंबर्स का हम लोगों को चाहिए क्या HCF ये जानने के लिए कि एक बंडल के अंदर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रखी जा सकती हैं इनको अरेंज करने के लिए। तो 336, 240 और 96 का निकाल रहे हैं HCF। HCF के केस में क्या देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है 2 और क्या दिख रहा है 3 ठीक है। 7 सिर्फ इसमें है और 5 सिर्फ इसमें है तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर जब हम लोगों को मिल जाता है तो उस कॉमन प्राइम फैक्टर की छोटी पावर वाला फैक्टर हम लोग लेके चलते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तो छोटी पावर वाला क्या है 2 की पावर 4। 3 के केस में हम लोग आए तो तीनों जगह पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो छोटा बड़ा यही है तो इसका मतलब 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16 और इन 2 में 3 की पावर 1 का मतलब 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 48 बुक्स। इसका मतलब हर एक स्टैक में हर एक बंडल में कितनी बुक्स होंगी 48 बुक्स होंगी। और जब हर एक बंडल में 48 बुक्स हैं तो भाई साहब इंग्लिश के कितने बंडल्स तैयार होंगे ठीक है। तो
क्या करें भाई 336 को डिवाइड कर दो 48 से, तो हमें इंग्लिश के बंडल पता चल जाएंगे। मैथ्स की बुक्स को अरेंज करने में कितने बंडल्स लगेंगे, 240 बुक्स हैं कुल मिला के, हर एक बंडल में कितनी बुक्स हैं, 48 बुक्स हैं। तो क्या करिए 240 को डिवाइड कर दो किससे, 48 से। साइंस की बुक्स के कितने बंडल होंगे के लिए क्या करें, 96 को डिवाइड कर दें किससे, 48 से। तो चलिए करते हैं यही काम। सो अब निकालना है नंबर ऑफ स्टैक्स। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल टू, भाई इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करना है, कितनी बुक्स हैं, 336 बुक्स हैं, और हर एक बंडल में कितनी बुक्स हैं, 48 बुक्स हैं। तो डिवाइड कर दो, फिर प्लस करो किसको, मैथ्स की बुक्स में कितने बंडल लगेंगे को। तो मैथ्स की बुक्स को अरेंज करने के लिए कितने बंडल्स, भाई सब इतने। और साइंस की बुक्स को अरेंज करना है तो 96 को डिवाइड करते हैं 48 से, तो हमें साइंस की बुक्स को अरेंज करने में कितने बंडल्स लगेंगे मिल जाएगा। अब 336 को 48 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखा हम लोगों ने। 240 को डिवाइड करना है 48 से, तो 4 पंजे 5 अट्ठे 40, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो कितने हो गए, 7 और 5 12 और 2 14, तो 14 स्टैक्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑल दीज बुक्स। तो आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने हैं तो पहले तो ये फाइंड किया हम लोगों ने कि भाई हर एक स्टैक में कितनी बुक्स अरेंज करी जाएंगी। और जब हम लोगों ने हर एक स्टैक के अंदर नंबर ऑफ बुक्स फाइंड कर ली, तो अब हम लोगों ने निकाला कि इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने में कितने स्टैक्स लगेंगे, मैथ्स की बुक्स को अरेंज करने में कितने स्टैक्स होंगे, और साइंस की बुक्स को अरेंज करने में कितने स्टैक्स होंगे, और तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स हमारे सामने आ गए, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। तो भाई चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोगों को बोला है two brands of chocolates are available in packs of 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, then what is the least number of boxes of each kind I would need to buy? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो ब्रांड्स है चॉकलेट के। जो पहला ब्रांड है ना उसकी जो पैकिंग है वो 24 की है। अच्छा 24 की पैकिंग कहने का मतलब कि अगर आप उस ब्रांड की चॉकलेट लेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, तो उस बॉक्स में कितनी चॉकलेट होंगी, 24 होंगी। जबकि दूसरा, अगर दूसरे ब्रांड का पैकेट लेंगे तो इसके अंदर 15 चॉकलेट्स होंगी। तो बात यहां तक समझ आती है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई मुझको ना चॉकलेट्स खरीदनी है, दोनों तरीके की खरीदनी है और इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदनी है। बताइए दोनों के एटलीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी कि दोनों में से हर एक ब्रांड की कम से कम कितने कितने पैकेट मुझे खरीदने पड़ेंगे। तो क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप ऑफ चॉकलेट हम लोगों को फाइंड करना है। यानी कि जो पहले ब्रांड की चॉकलेट है उसके कितने बॉक्स खरीदने हैं, दूसरे ब्रांड की जो चॉकलेट है उसके कितने बॉक्स मुझे खरीदने पड़ेंगे। अच्छा अगर हम लोगों को नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं तो पहले तो ये तो निकाल लो कि कितनी चॉकलेट्स आखिर खरीदनी पड़ेंगी दोनों ब्रांड्स की, राइट। तो अगर हम लोगों को पता है कि एक पैकिंग में 24 आते हैं, दूसरे की पैकिंग में 15 चॉकलेट्स आती हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 24 और 15 से कम चॉकलेट्स खरीदी जा सके। भाई अगर हर एक पैकेट के अंदर 15 चॉकलेट्स हैं, 24 चॉकलेट्स हैं, तो इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप परचेज करें, क्योंकि बॉक्सेस खरीदने हैं हम लोगों को। बॉक्सेस खरीदने का मतलब क्या है कि आप लूज नहीं परचेज करेंगे, पूरे के पूरे बॉक्सेस ही आएंगे। तो इसका मतलब इन दिए गए नंबर से छोटा नंबर तो होगा नहीं, इन दिए गए नंबर से एक बड़ा नंबर ही होगा जो कि डिफाइन करेगा कि हर एक ब्रांड की कितनी कितनी चॉकलेट्स खरीदनी चाहिए। तो जब वो बड़ा नंबर होगा तो केस किसका हुआ, एलसीएम का। तो भाई हम लोग निकाला है इस 24 चॉकलेट और 15 चॉकलेट का एलसीएम, तो हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों ही ब्रांड्स की कितनी चॉकलेट्स खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, 24 का निकालेंगे एलसीएम और 15 का। तो 24 का प्राइम फैक्टराइज करें तो 24 को कर सकते हैं 8 3 24, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। देयरफॉर एलसीएम, किस किस का एलसीएम, 24 और 15 का निकालें। एलसीएम के केस में क्या देखते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी बड़ी पावर वाले फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो 2 के केस में ये बड़ी पावर वाला फैक्टर, छोटा बड़ा वैसे यही है। 3 के केस में 3 की पावर 1 ही है दोनों जगह पे, और 5 के केस में सिर्फ यही है 5 की पावर 1। अब सबको कर दो मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो 8 पंजे 40 दिया 120। इसका मतलब 120
चॉकलेट्स खरीदनी चाहिए हर एक ब्रांड की। मींस जो पहला ब्रांड है उसकी भी 120 चॉकलेट्स खरीदो और दूसरा ब्रांड है उसकी भी 120 चॉकलेट्स खरीदो। तो अब हमें निकालना है कि कितने कितने पैकेट्स खरीदने चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस कह लो या पैकेट्स कह लो, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर फर्स्ट ब्रांड, तो पहले ब्रांड के कितने बॉक्सेस खरीदने होंगे। देखो कुल मिलाकर चॉकलेट्स खरीदी जानी है कितनी, 120, और पैकेट में कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो भैया कितने बॉक्सेस खरीदोगे, 120 को डिवाइड करते हैं 24 से। जब पता है एक बॉक्स में इतनी होती हैं और इतनी खरीदी जानी है तो कितने बॉक्सेस परचेस करोगे, 120 को डिवाइड कर दो 24 से। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला ब्रांड है, पहले ब्रांड है उसके कितने बॉक्सेस परचेज करने होंगे, 5 बॉक्सेस परचेज करने होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर द सेकंड ब्रांड हम लोगों को निकालना हो। तो भाई चॉकलेट्स कुल कितनी खरीदी जा रही है, 120, और हर एक पैकेट में कितनी निकलती हैं, 15 निकलती हैं। तो आप क्या करोगे, 120 को डिवाइड करोगे 15 से। तो 15 से डिवाइड कर दें, 15 120, तो इसका मतलब 8 बॉक्सेस दूसरे ब्रांड की चॉकलेट के परचेज करने होंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी खरीदनी पड़ेंगी, हर एक ब्रांड की 120, और पहले ब्रांड के कितने बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, और दूसरे ब्रांड के लिए कितने बॉक्सेस खरीदने होंगे, 8 बॉक्सेस परचेज करने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 6 घंटियां हैं और ये 6 की 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। अब इन 6 घंटियों में से जो पहली घंटी है वो हर 2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी वाली हर 4 मिनट के बाद, तीसरी 6, चौथी 8, फिर अगली 10 और लास्ट वाली 12 मिनट के बाद में बजती है। तो बताइए 30 घंटे में, बताइए 30 घंटे में सारी की सारी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो हमें निकालना है कि 30 घंटे में ये सारी की सारी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम लोगों को ये पता है कि इन घंटियों का जो बजने का टाइम है वो इतना इतना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक साथ घंटियां बजें तो 2 मिनट से कम में ही दोबारा हो जाए। अरे भाई ये बजती 12 मिनट के बाद है, तो क्या 2 मिनट से कम में पॉसिबल है, 4 मिनट से कम में पॉसिबल है, नहीं ना। इसका मतलब अगर हम लोगों को ये निकालना है कि जब घंटियां एक बार एक साथ बजे तो दोबारा कितनी देर के बाद बजेंगी, तो बेसिकली इन टाइम से बड़ा टाइम होने वाला है। मतलब केस किसका हुआ, एलसीएम का। तो हम लोग क्या करें, इन सारे के सारे टाइम्स का हम लोग एलसीएम निकाल दें, तो बेसिकली हमें क्या पता चल जाएगा कि एक साथ सारी की सारी घंटियां कितनी देर के बाद में बजती हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इन सारे के सारे नंबर्स का एलसीएम। तो पहला नंबर है भाई 2, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप लिखोगे 2 की पावर 1। अगला नंबर 4 है तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टराइज करके। तीसरा नंबर 6 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। चौथा नंबर 8 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 3। अगला नंबर 10 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जो लास्ट नंबर है वो 12 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और अब इन सारे के सारे नंबर्स का हम लोग ले रहे हैं एलसीएम, ये जानने के लिए कि एक साथ एक बार बजने के बाद ये दोबारा कितनी देर के बाद में बजेंगी। तो एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स में से बड़ी पावर वाले फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो 2 के केस में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3। लिखिए 3 के केस में छोटा बड़ा 3 की पावर 1 ही है तो 3 की पावर 1, ये अकेला है तो छोटा बड़ा यही होगा 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 8 पंजे 40 दिया 120। इसका मतलब अगर ये सारी की सारी घंटियां, अगर ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजना शुरू करें तो 120 मिनट के बाद में दोबारा एक साथ बजेंगी। अच्छा 120 मिनट को क्योंकि चीजें आवर्स में है तो इसको आर में चेंज कर देते हैं। तो 120 मिनट को भाई हम लोग आर में चेंज कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 2 आवर्स। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी चीज समझो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो घंटियां है ना,
हर 10 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। सारी की सारी घंटियां कितनी देर के बाद में बजती हैं? 10 मिनट के बाद में बजती हैं। तो बताओ 20 मिनट में ये सारी की सारी घंटियां कितनी बार बजेंगी? तो भाई 20 मिनट के टाइम को देखो हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे 0, ये हो गया 10 मिनट्स और ये हो गया 20 मिनट्स। समझना ध्यान से। तो भाई 20 मिनट में सारी की सारी घंटियां कितनी बार बजेंगी? तो आप कहेंगे बड़ा सिंपल है भाई, 20 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 मिनट के बाद सारी घंटियां बजती हैं तो 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 2 टाइम्स। अब जरा समझो, समझने का पॉइंट ये है कि भाई स्टार्टिंग में एक साथ बजी थी ना सारी की सारी घंटियां, फिर 10 मिनट हुई तो फिर से बजी एक बार, फिर 10 मिनट के बाद 20 मिनट हो जाएंगे ऑल टुगेदर, एक और बार बजी। तो इसका मतलब अब देखो कितनी बार बजी? 3 बार बजी। एक बार शुरू में भी तो बज गई ना, हम लोगों ने तो सिर्फ ये वाला काउंट किया, एक बार शुरू में भी तो एक साथ बज जाती हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को 20 मिनट में हर दिन 10 मिनट के बाद बजने वाली घंटियों में ये निकालना है कि कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो क्या करें, इस 2 में 1 और प्लस कर दें तो आएगा 3 टाइम्स। आई थिंक क्लियर है। क्योंकि 20 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 आएगा, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक साथ बजी थी, वहीं से काउंटिंग शुरू हुई थी, तो वो और प्लस कर दो। अब यही काम देखो यहाँ पे करो, यही काम जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। सो देयरफॉर the number of times they told together equal to TOGETHER, टुगेदर इक्वल टू, भाई 30 घंटे को डिवाइड कर दें किससे? 2 घंटे से, और एक बार स्टार्टिंग में भी बजी थी वो प्लस कर दीजिए। तो 30/2 का मतलब कितना हुआ? 15, और एक स्टार्टिंग में जो बचा था तो इसका मतलब 16 टाइम्स। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? 16 टाइम्स इज द आंसर। मतलब 30 घंटे के अंदर ये सारी की सारी घड़ियां एक साथ कितनी, घड़ियां नहीं घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? 16 टाइम्स बजेंगी। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें भी देखो क्या दिया है हम लोगों को, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग, the traffic lights at 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time will they change again simultaneously? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि क्रॉसिंग पे लगी हुई हैं। अब जो 3 ट्रैफिक लाइट्स है ना, वो हर 48 सेकंड के बाद में पहली वाली, सेकंड वाली 72 सेकंड्स के बाद में, और थर्ड वाली जो लाइट है वो 108 सेकंड्स के बाद में चेंज होती है। तो अगर 8:20 पे तीनों लाइट्स एक साथ चेंज हुई हो तो कितने बजे, व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे ये तीनों की तीनों एक साथ चेंज होंगी? तो भाई एक चीज बताओ, पहली ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड्स के बाद में दोबारा जलती है, चेंज होती है, दूसरी वाली 72 सेकंड्स के बाद में, तीसरी वाली 108 सेकंड के बाद में चेंज होती है। तो अगर वो एक साथ एक टाइम पर चेंज हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों की तीनों 48 सेकंड के बाद में चेंज हो जाए, तीनों की तीनों 72 सेकंड्स के बाद में चेंज हो जाए? अरे भाई इसको चेंज होने में ही 108 सेकंड्स लगते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं ना। इसका मतलब अगर हम लोगों को ये निकालना है, अगर हम लोगों को ये निकालना है कि तीनों फिर से एक साथ चेंज कितनी देर के बाद में होंगी, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? एचसीएफ या फिर एलसीएम। तो भाई बड़ा नंबर, इससे ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो एलसीएम निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले ये निकालते हैं कि कितनी देर के बाद में एक साथ तीनों लाइट्स चेंज होंगी, तो तीनों नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम। तो पहला नंबर है 48, दूसरा नंबर है 72 और तीसरा नंबर है 108। 48 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 16 × 48 यानी कि 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, 36 दूनी 72 होता है। ओके, 72 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे देन 18, 2 से किया देन 9, फिर 3 से 3 टाइम्स देन 3 से 1, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। 108 को प्राइम फैक्टराइज करें, 108 को करेंगे 2 से 5 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 से कर देंगे तो 27 टाइम्स, और फिर 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। सो प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब ले लीजिए भाई एलसीएम। तो इन दिए गए तीनों नंबर्स का एलसीएम यानी कि 48, 72 और 108 का क्या होगा? तो एलसीएम के केस में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें बड़ी पावर वाले फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स 2 है और 3, यही दो प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो भाई बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या हुआ? 2 की पावर 4
इंटू 3 के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या हुआ 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27। अब मल्टीप्लाई कर दो, 16 सत्ते 112 है, ठीक है 11, तो 16 दूनी 32 और 11, 32 और 11 हो जाएगा 43, यानी कि 432 सेकेंड। ठीक है, तो 432 सेकेंड को ऐसा करो मिनट में चेंज कर दो, 60 से बड़ा है ना, तो 432 सेकेंड को मिनट में चेंज करना है तो क्या करोगे 60 से डिवाइड, तो 6 सत्ते 42, ठीक है बच्चा 2 और यहाँ पे 12, इसका मतलब क्या हुआ 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। तो 7 मिनट्स 12 सेकेंड के बाद में तीनों एक साथ चेंज होंगी लाइट्स, और अब चेंज कब हुई थी भाई 8:20 में चेंज हुई थी, तो क्या करो यहाँ पे लिखो आर देन मिनट देन सेकेंड्स, ठीक है, तो 8 आवर्स 20 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। अब इसमें प्लस कर दो 7 मिनट्स 12 सेकेंड को, तो भाई टाइम निकल आएगा, ये कितना है 12, ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 8। इसका मतलब वो एक साथ अब दोबारा कितने बजे चेंज होंगी 8:27 12 सेकेंड पर, तो 8:27 12 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम लोग काफी सारे इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आज काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एकदम से कवर हो जाना है। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।